हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो प्लीज़ इसे आखिरी तक देखिए और अप्रिशिएट भी कीजिए। पिछले 10 दिन से इस मूवी पर काम कर रहा हूँ, इसीलिए अभी तक कोई भी मूवी अपलोड नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त जाया न करते हुए इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस मूवी में एक ऐसी दुनिया को दिखाया गया है जहां इंसान और मॉन्स्टर जैसे कि वैम्पायर, वेयरवुल्फ, विचेस और ऐसे ही अन्य जीव एक साथ रहते हैं। कहने को तो एक साथ रहते हैं, लेकिन ज्यादातर इंसान इन मॉन्स्टर से दूर रहने में ही भलाई समझते हैं। इस कारण इन मॉन्स्टर को आउटकास्ट कहा जाता है। कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है, जहां इस कहानी की अहम किरदार वेंसडे एजुकेशन सिस्टम को कोसते हुए आगे बढ़ रही होती है। वेंसडे एक बुद्धिमान लेकिन पत्थर दिल और इमोशनलेस लड़की है। उसके सनकी बर्ताव और अजीब से हुलिये की वजह से उसे एक फ्रीक समझते हैं। वेंसडे लॉकर से उसके छोटे भाई की आवाज को सुनती है। कुछ बदमाश लड़कों ने उसके छोटे भाई को लॉकर में बंद कर दिया था। हालांकि उसके भाई को पता नहीं था कि वे लड़के कौन थे। भाई को छुड़ाने जैसे ही वेंसडे उसे छूती है, उसे अचानक से विजन आते हैं। उसे दिखता है कि कुछ लड़के उसके भाई को जबरदस्ती लॉकर में बंद कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों से उसे किसी भी चीज को छूते ही विजन आने लगते हैं। इन विजन्स में उसे उस चीज का भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। हालांकि उसने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई थी। वो गुस्से में उन लड़कों की खबर लेने स्विमिंग पूल में जाती है, जहां वे लड़के तैर रहे थे। लड़के उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वेंसडे उनके साथ एक दर्दनाक मजाक करने वाली है। वेंसडे खून की प्यासी पिराना मछलियों को पूल में छोड़ देती है। वो मछलियां उन लड़कों का पिछवाड़ा चबा जाती है। ये दर्दनाक नजारा देखकर वेंसडे के चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान उभर आती है, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद वेंसडे के माता पिता उसका दाखिला नेवरमोर एकेडमी में करवा देते हैं। नेवरमोर नाम का ये स्कूल और इस स्कूल से काफी अलग है, क्योंकि इस स्कूल में सिर्फ आउटकास्ट बच्चे ही पढ़ाई करने के लिए आते थे। वेंसडे के माता पिता ने भी इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। हालांकि वेंसडे उनके इस फैसले से नाराज हैं। उसे लगता है कि ये स्कूल भी बाकी स्कूल की तरह ही बेकार होगा। उसी वक्त नेवरमोर एकेडमी से थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी टैक्सी से उतरता है। टैक्सी के ड्राइवर उसे आउटकास्ट के बारे में सजग करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी ड्राइवर से कहता है कि वो इससे पहले एक आउटकास्ट के साथ रह चुका है। इस वजह से उसे आउटकास्ट लोगों से डर नहीं लगता। इतना कहकर वह अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। वो रास्ता नेवरमोर एकेडमी से पास ही के जंगल से होकर गुजरता था। थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह वो आराम करने के लिए रुकता है, लेकिन तभी एक अनजान जीव उस पर अचानक हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है। दूसरी ओर वेंसडे अपनी फैमिली के साथ नेवरमोर स्कूल के प्रिंसिपल के कैबिन में बैठी होती है। नेवरमोर की प्रिंसिपल वेंसडे को बताती है कि स्कूल के दिनों में वो और वेंसडे की माँ रूममेट्स थे, जिस पर वेंसडे व्यंग कसते हुए कहती है कि उसकी माँ के साथ रहने के बावजूद भी प्रिंसिपल का दिमागी संतुलन अब तक सही सलामत कैसे है। खुशकिस्मती से प्रिंसिपल उसके व्यंग को नजरअंदाज कर देती है। पिराना वाली घटना के बाद कोर्ट ने वेंसडे के दिमागी संतुलन को ठीक करने के लिए उसे किसी साइकियाट्रिस्ट से इलाज करने का आदेश दिया था। प्रिंसिपल बताती है कि नेवरमोर एकेडमी से लगे शहर जेरोको में डॉक्टर वेलेरियो नाम की साइकियाट्रिस्ट है। वेंसडे को वहां हफ्ते में 2 दिन थेरेपी सेशन के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंसिपल वेंसडे को उसका कमरा दिखाने ले जाती है। वहां प्रिंसिपल वेंसडे का परिचय उसकी रूममेट्स एरिट से करवाती है। एरिट का नेचर वेंसडे से ठीक विपरीत होता है। वो एक खुश मिजाज स्वभाव की प्यारी लड़की है। उसने अपना कमरा विविध रंगों से सजाया होता है, लेकिन वेंसडे को रंगों से चिढ़ होती है। इस वजह से जब वो उसका कमरा देखती है तो उसका मूड खराब हो जाता है। स्कूल ने वेंसडे की पसंद ध्यान में रखते हुए इसके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म तैयार की होती है। इसके बाद एरिड उसे स्कूल घुमाने ले जाती है।
एरिड वेंसडे को स्कूल में पढ़ रहे आउटकास्ट स्टूडेंट के बारे में बताती है। वो बताती है कि स्कूल में ज्यादातर स्टूडेंट्स 4 ग्रुप में बटे हुए हैं। पहले है वैम्पायर, दूसरे हैं वेयरवुल्व्स। एरिड बताती है वो खुद भी एक वेयरवुल्फ है। इसके बाद आते हैं सिरेन, जिसके पास अपनी आवाज से दूसरों को वश में करने की शक्ति होती है। और आखिरी में आते हैं गॉर्जन्स, जिनके पास किसी को पत्थर में बदलने की शक्ति होती है। स्कूल में दूसरे स्टूडेंट्स जो कि आउटकास्ट भी हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इन्हीं 4 आउटकास्ट से आते हैं। कुछ देर बाद वेंसडे के माता पिता उसे विदा लेते हैं। जाने से पहले वेंसडे की माँ वेंसडे से कहती है कि वो गलती से भी यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। जिस पर वेंसडे बदतमीजी से कहती है वो वहां से जरूर भागेगी और शायद ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात है। जाने से पहले वेंसडे के माता पिता वेंसडे पर नजर रखने के लिए एक हाथ को छोड़ देते हैं, जिसका नाम होता है थिंग। थिंग वेंसडे के फैमिली मेंबर की तरह ही है। दूसरी तरफ से जंगल में पुलिस को उस आदमी की लाश मिलती है जो कुछ वक्त पहले ही टैक्सी से उतरा था। उसके शरीर के हिस्से इधर उधर बिखरे पड़े थे, साथ ही कुछ हिस्से गायब थे। इससे पहले भी शहर में इसी तरह से 2 हत्याएं हो चुकी है। शेरिफ को पूरा यकीन था कि इन हत्याओं के पीछे नेवरमोर एकेडमी के ही किसी आउटकास्ट का हाथ है, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो चुप बैठा था। दूसरी ओर एक दूसरे से विपरीत स्वभाव की वजह से वेंसडे और एरिड लड़ रही होती है। तभी बॉटनी टीचर यानी फूल पौधों के बारे में पढ़ाने वाली टीचर वेंसडे से मिलने आती है। वह नेवरमोर एकेडमी में पढ़ाने वाली एक लौती इंसान थी। वो उन दोनों का झगड़ा सुलझाती है और वेंसडे को वेलकम के तौर पर एक फूल देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वेंसडे तलवारबाजी का अभ्यास करने जाती है। वहां बियाना नाम की लड़की पहले से अभ्यास कर रही थी। बियाना एक सिरीन वो आउटकास्ट होते हैं जो अपनी आवाज से दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं। बियाना स्कूल की सबसे पॉपुलर हस्ती है। वो पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटी में भी काफी होशियार है। बियाना तलवारबाजी में रोवन नाम के लड़के को हराती है और घमंड से टीचर को पूछती है कि यहाँ कोई ऐसा तलवारबाज नहीं है जो उसे हरा पाएगा। ये सुनते ही वेंसडे उसे चैलेंज करती है। इसके बाद उन दोनों के बीच में तलवारबाजी शुरू होती है। वेंसडे काफी फुर्ती से पहला फाइट अपने नाम करती है, तो वहीं दूसरा पॉइंट बियाना अपने नाम करती है। साथ ही वो वेंसडे को भी उकसाती है। वेंसडे उसे आखिरी राउंड हेलमेट से लड़ने के लिए चैलेंज करती है। इस राउंड में जो अपने प्रतिस्पर्धा का खून सबसे पहले निकालेगा वही विजेता घोषित होगा। दोनों में काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन अंत में बियाना वेंसडे के माथे पर एक घाव देकर जीत जाती है। इस हार से वेंसडे बौखला जाती है। जब वो अपने घाव पर मलहम पट्टी कर वहां से जा रही होती है, तभी छत पर लगी पत्थर की मूर्ति उस पर गिरने वाली होती है। ऐसे वक्त पर एक्सावीर नाम का एक लड़का उसे बचा लेता है। होश में आने पर वो एक्सावीर को अपने पास बैठा देखती है। उसका शुक्रिया अदा करने के बावजूद वेंसडे उसे कहती है कि वो खुद को बचाने में सक्षम थी। थिंग हर पल वेंसडे पर नजर रख रहा था, लेकिन जब वेंसडे अपने कमरे में नॉवल लिख रही थी, तभी उसे थिंग के वहां होने का आभास होता है। वो उसे पकड़ती है और उसकी उंगलियां काटने की धमकी भी देती है। फिर वो थिंग से कहती है कि अगर आप अपनी उंगलियां बचाना चाहते हो तो उसे वेंसडे के लिए काम करना पड़ेगा। डर के मारे थिंग मान जाता है। वेंसडे स्कूल से भागने का प्लान बना रही होती है और वो इसमें थिंग को भी शामिल कर लेती है। हालांकि वो साइकियाट्रिस्ट के भरसक कोशिश करने के बाद भी उसके साथ कुछ शेयर नहीं करती। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बड़ी चालाकी से बाथरूम के रास्ते वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वहां से भागते वक्त वो एक फल बेचने वाले आदमी से टकरा जाती है। टकराते ही उसे उस आदमी के भविष्य में होने वाली मौत का विजन दिखाई देता है। जाते जाते वो एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने रुकती है। वहां उसकी मुलाकात शेरिफ के बेटे टायर से होती है, जो उस कॉफी शॉप में काम करता था। वेंसडे कॉफी की मांग करती है, लेकिन कॉफी मशीन में कुछ गड़बड़ आई थी और मशीन को ठीक करने की इंस्ट्रक्टर
मैनुअल की किताब इटालियन में ही थी जो टाइलर को पढ़नी नहीं आती थी, और मशीन को ठीक कराने की इंस्ट्रक्टर मैनुअल वाली किताब इटालियन भाषा में थी जो टाइलर को पढ़ने नहीं आती थी। तब वेंसडे, जिसे इटालियन पढ़ना आता था, वो मशीन को ठीक करने में उसकी मदद करती है। बदले में वो उसे बस स्टैंड तक लिफ्ट देने को कहता है। टाइलर को काम होने की वजह से वो उसे वहां थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है। तभी कुछ नॉर्मल इंसान लड़की वहां आती है और वेंसडे की नेवर मोर अकेडमी की यूनिफॉर्म देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। दरअसल शहर में ज्यादातर लोग आउटकास्ट से नफरत करते थे और आउटकास्ट का शहर में आना उन्हें पसंद नहीं था। हालांकि वेंसडे उन लड़कों की पिटाई कर उन्हें अच्छा सबक सिखा सकती थी, लेकिन शेरिफ और प्रिंसिपल वहां आते हैं। शेरिफ वेंसडे का नाम एडम्स है, ये जानते ही उसे कहता है कि उसके पिता को मर्डर के लिए सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन वो पैसों के दम पर खुला घूम रहा है। शेरिफ वेंसडे को चेतावनी देता है कि वो हमेशा उस पर नजर रखेगा। फिर प्रिंसिपल वेंसडे को लेकर वापस स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, इसका ड्राइवर मर चुका होता है। ये वही फल बेचने वाला आदमी था जो कुछ देर पहले वेंसडे से टकराया था। बहरहाल वेंसडे का भागने का प्लान फेल हो चुका था। रात में वेंसडे अपना मूड ठीक करने के लिए वायलिन बजाती है। सब उसके इस टैलेंट का आनंद लेते हैं, लेकिन खुद वेंसडे के मूड में कुछ खास सुधार नहीं होता। तभी एरिड वहां आती है। आज फुल नाइट मून होता है, इस वजह से सभी वेयरवुल्फ चांद को देखकर चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन एरिड को नॉर्मल रूप में देखकर वेंसडे उससे पूछती है कि वो अपने वेयरवुल्फ रूप में क्यों नहीं है। एरिड उसे बताती है कि वो अभी पूरी तरह से वेयरवुल्फ बनी नहीं है। वैसे तो उसकी माँ ने उससे कहा है कि वो देर सबेर वेयरवुल्फ बन ही जाएगी, लेकिन उसे चिंता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे उसकी बिरादरी से निकाल दिया जाएगा और उसे पूरी जिंदगी अकेला ही रहना पड़ेगा। कुछ देर बाद थिंग टेलर के वहां जाता है और उसे वेंसडे के साथ वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कहता है। वेंसडे उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी भागने में उसकी मदद करना चाहता है। बदले में वेंसडे उसे इनाम भी देने की पेशकश करती है। टेलर कहती है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे कोई इनाम नहीं चाहिए। अगले दिन शहर में एक फेस्टिवल होने वाला था और वेंसडे उस फेस्टिवल से भागने का प्लान बनाती है। मौका मिलते ही प्रिंसिपल का ध्यान भटकाकर वो टेलर के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है। जाते जाते वो रेवान नाम के लड़के से टकराती है। रोवन वही लड़का है जिसे बियाना ने उस दिन तलवारबाजी में हराया था। उससे टकराते ही वेंसडे को रोवन की मौत का विजन दिखाई देता है। रोवन काफी जल्दी में जंगल की ओर भाग रहा था। वेंसडे उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में जाती है। एक्सावियर भी वेंसडे को जंगल में जाते हुए देख लेता है। एक्सावियर वही लड़का है जिसने उस दिन वेंसडे को उस पर गिरती पत्थर की मूर्ति से बचाया था। जंगल में वेंसडे रोवन को रोकती है और कहती है कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन तभी रोवन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आती है और वो उल्टा वेंसडे पर हमला कर देता है। वेंसडे को कुछ समझ नहीं आता तो रोवन वेंसडे को एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें वेंसडे की तरह दिखने वाली एक लड़की खड़ी थी और उसके पीछे नेवरमोर जलकर राख हो रहा था। रोवन वेंसडे को बताता है कि उसकी माँ भविष्य देख सकती थी और उन्होंने 24 साल पहले ये ड्राइंग बनाई थी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार वेंसडे नेवरमोर को तबाह कर देगी, इसीलिए वेंसडे को मारकर रोवन नेवरमोर को बचाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि रोवन वेंसडे को मारता, अचानक से एक राक्षस वहां आता है और रोवन को मौत के घाट उतारकर वहां से चले जाता है। अगले सीन में उस जंगल के चारों ओर पुलिस छानबीन करते हुए नजर आती है। वेंसडे ने उन्हें घटी घटना के बारे में बता दिया था, लेकिन हैरानी की बात थी कि उन्हें वही घटी घटना का कोई निशान नहीं मिलता, यहाँ तक कि रोवन की लाश तक नहीं मिलती। शेरिफ वेंसडे से कहता है कि उसे कुछ भ्रम हुआ होगा, लेकिन वेंसडे को जो कुछ देखा उस पर पूरा यकीन था। वेंसडे शेरिफ से अकेले में बात करने की इच्छा प्रकट करती है, लेकिन प्रिंसिपल को इस बात से ऐतराज होता है
वो इसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन शेरिफ के फोर्स करने पर वो उन्हें 5 मिनट का समय देती है। आखिर में शेरिफ को बताती है कि जंगल में कोई राक्षस है और उसी ने रोवन और बाकी लोगों को मारा है और कोई नहीं है जो इन हत्याओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी दरवाजा खुलता और दरवाजे से रोवन अंदर आता है। उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। वेंसडे को तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद वेंसडे एरिट से जाकर मिलती है और उससे रोवन के बारे में पूछती है। एरिट कहती है कि वो सिर्फ इतना जानती है कि रोवन एक अजीब लड़का था जिसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसके बारे में जानकारी उसका रूममेट एक्सावियर ही दे सकता है। रात में वेंसडे अपनी नोवेल पर काम कर रही होती है, तब उसकी नजर रोवन की पेंटिंग पर पड़ती है। वहां उसे एक अजीब सा सिंबल दिखाई देता है। अगले दिन वेंसडे प्रिंसिपल के कैबिन में जाती है और रोवन से मिलने की इच्छा जताती है, लेकिन प्रिंसिपल मना कर देती है। बताती है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है और वो आज ही स्कूल छोड़कर जा रहा है। इसके साथ ही प्रिंसिपल उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए क्लब ज्वाइन करने के लिए कहती है। वेंसडे जानती है कि प्रिंसिपल हर वक्त उस पर नजर गड़ाए है। मजबूरन उसे अलग अलग क्लब देखने जाना पड़ता है। पहले वो सिंगिंग क्लब जाती है जिसे बियाना चला रही थी, लेकिन वहां बात नहीं बनती। इसके बाद वो आर्चरी क्लब में जाती है जिसकी कमान एक्सेवियर के हाथों में होती है। एक्सेवियर वेंसडे को तीर चलाने का तरीका बताता है। वेंसडे उसे बातों ही बातों में रोवन के बारे में पूछती है। एक्सेवियर उसे बताता है कि वैसे तो रोवन अजीब सा था, लेकिन हाल ही में उसका बर्ताव कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था। इसके बाद एक्सेवियर वेंसडे को टेलर से दूर रहने को कहता है, और ऐसा वो क्यों कहता है इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहे और चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसे लगी।